भजनपुर गांव में एक रमा नाम की भिखारन रहती थी। रमा बहुत ही आलसी थी। उसे खुद के पेट के लिए काम करने में भी बड़ा कष्ट होता था। एक दिन देर रात मंदिर का पुजारी जब मंदिर का दरवाजा बंद करने के लिए मंदिर जाता है, जहां वो देखता है कि एक रमा नाम की भिखारन मंदिर की सीढ़ियों पर सो रही है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है, एक तो मैं इस भिखारन से परेशान हो गया हूँ। जब देखो मुझे मंदिर की सीढ़ियों पे मिलती है। अरे इसकी जैसी आलसी औरत आज तक नहीं देखी मैंने। रमा बहन, अरे उठो रमा बहन। कौन है जो रात के समय भी सोने नहीं देता है? रमा बहन, ये मंदिर है मंदिर। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि यहाँ मत सोया करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। पुजारी जी, भगवान के द्वार पर ना सबका हक होता है, तो आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो? मैं एक भिखारी हूँ ना, इसीलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे मंदिर का दरवाजा बंद करना है, इसलिए अगर तुम्हें सोना है तो अपने घर अपनी झोपड़ी में जाके सो, यहाँ पे मत सो। अरे पुजारी जी, आप भी कैसी बात करते हैं? पहले मैं अपनी झोपड़ी में जाऊँ और सुबह फिर भीख मांगने के लिए मंदिर लौट कर आऊँ, इतना तो मुझसे चला नहीं जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो सही कह रही हूँ। जब सुबह मुझे यहाँ आना ही है तो मैं जाकर क्या करूँगी? बिना बात के इतनी मेहनत कौन करेगा? हे भगवान, मेहनत ना करनी पड़े इसके कारण ये अपने घर नहीं जा रही। अरे तुम्हारी जैसी आलसी औरत आज तक नहीं देखी मैंने। जाओ जाओ अपने घर जाओ, मेरा समय खराब मत करो। आप कितने खड़ूस है पुजारी जी, आपको एक भिखारन पर भी तरस नहीं आता है जरा भी। मैंने भी आपके जैसे खड़ूस पंडित ना आज तक नहीं देखा। अरे तुम्हारी जैसी आलसी औरत के साथ ऐसा करना ही ठीक है। अब जाओ यहाँ से। पुजारी की बात सुनकर रमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर चली जाती है, जिसके बाद पुजारी भी मंदिर बंद करके चला जाता है। अगले दिन रमा एक कटोरा लेकर मंदिर के बाहर आकर खड़ी होकर बोलती है, इस भिखारन पर कोई कृपा कर दो, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से खाया नहीं है, भगवान तुम लोगों का भला करेगा। आज तो ठीक से पैसे मिल ही गए हैं, इसमें से कुछ राशन ले आती हूँ, बाकी के पैसे छुपा कर रख देती हूँ, आगे काम आएंगे। रमा भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। उसके गांव के लोग बहुत ही दयालु थे, जिसके चलते वो मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं आती थी। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी एक मालती नाम की औरत आती है। तभी उसकी नजर रमा पर जाती है और वो इसे इशारा करती है, जिसे देखकर रमा बोलती है, ये गाड़ी वाली मुझे आवाज दे रही है क्या? इशारा तो मेरी तरफ ही कर रही है, लेकिन मैं अपनी जगह छोड़कर जाऊं क्यों? इसे अगर मुझसे कुछ कहना होगा ना तो खुद मेरे पास आएगी। ए भिखारन, मैं तुझे ही इशारा कर रही हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इधर आ जल्दी से। अरे मैं नहीं आऊंगी, तुम मेरे पास आओ अगर तुम्हें मुझसे काम है तो, क्योंकि इस समय मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। भिखारन हो लेकिन बहुत घमंडी हो तुम। मैं नहीं आ सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही हूँ। जैसे तुम नहीं आ सकती ना, वैसे ही मैं भी नहीं आ सकती। मालती के लाख बुलाने पर भी रमा अपने आलस के चक्कर में मालती के पास नहीं जाती, जिस पर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मंदिर का पुजारी दूर खड़ा मालती और रमा की बातें सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो रमा के पास आता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो किस्मत में ना हो वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि उस समय इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि उसे कुछ सही गलत दिखाई ना दे। पुजारी जी, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, घुमाव वाली बातें मेरे समझ से परे हैं। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे गांव के लोग कितने दयालु हैं। अगर तुम मेहनत करोगी तो पूरे गांव में तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। इसके कारण तुम हमेशा इसी मंदिर में आके बैठ जाती हो ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े और कहीं जाना ना पड़े भीख मांगने। अरे कहीं दूसरी जगह जाके मांगोगी, घर घर जाओगी तो ज्यादा कमाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहीं बैठना है। एक नंबर की आलसी हो तुम। ये बात तो आपने सही बोली पुजारी जी, लेकिन आप इस बात के लिए मुझे ताना मार रहे थे। अरे नहीं नहीं, उस औरत के बुलाने पे ना जाने की बात पे मैं तुम्हें ताने मार रहा हूँ। तुम्हें पता भी है वो औरत क्यों बुला रही थी तुम्हें? नहीं पुजारी जी, मुझे नहीं पता कि वो औरत मुझे क्यों बुला रही थी, लेकिन उसके अंदर इतना घमंड है कि वो वहाँ से मुझे इशारा कर सकती है, लेकिन खुद नहीं आ सकती, तो मैं भी नहीं गई। अरे वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अपाहिज है, चल नहीं सकती।
इसलिए तुम्हें भीख देने के लिए बुला रही थी। इस मंदिर को बनवाने में उसका सबसे बड़ा योगदान है। आज उसके साथ कोई नहीं होगा, तभी वो तुम्हें बुला रही थी। अरे तभी वो दर्शन करने भी नहीं आई, लेकिन तुमने अपने आलसपन के चक्कर में सब गवा दिया। पुजारी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर रमा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो आलस करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मंदिर में कुछ काम चलने के कारण कुछ दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते लोगों का मंदिर में आना बंद हो जाता है और रमा की आमदनी रुक जाती है। अब उसके पास गांव में घूम घूम कर भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसके लिए ये काम किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में लेटी हुई सोच रही होती है। मेहनत तो मुझसे होगी नहीं, मंदिर भी बंद हो गया है, अब मैं भीख कैसे मांगूंगी? गांव में भी पता नहीं कोई मुझे भीख देगा भी कि नहीं। मंदिर में तो दे भी देते हैं। मेहनत भी करो और कोई फायदा भी ना हो तो क्या फायदा ऐसी मेहनत का? इससे अच्छा है खाओ पियो और मस्त रहो। रमा कुछ दिनों तक अपने घर में जो कुछ होता है खा पी कर गुजारा कर लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ बचता है और ना ही बाहर से खरीदने के लिए पैसे, और उसे मजबूर होकर गांव में भीख मांगने के लिए निकलना पड़ता है। तभी रास्ते में उसे पुजारी मिलता है। अरे कैसी हो रमा? अरे बहुत दिनों बाद निकली हो झोपड़ी से, कहीं जा रही हो क्या? हाँ पुजारी जी, अपने काम पर जा रही हूँ। आपने तो मंदिर बंद करके मेरे पेट पर ही लात मार दी। मुझ भिखारन से आपकी क्या दुश्मनी थी? अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई थी तो बता देते, लेकिन ऐसे बदला लेने की क्या ही जरूरत थी आपको? देखो मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अब मंदिर की मरम्मत शुरू हो गई है, इसमें मेरी क्या गलती? अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हम जैसे गरीब लोगों की है, जो कभी भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं या किसी अमीर घर के लोगों के घर में काम करके करते हैं। सही बात है, काम तुमसे होता नहीं और भीख मांगने का रास्ता मंदिर की मरम्मत की वजह से बंद हो गया। पुजारी की बात सुनकर रमा वहाँ से चली जाती है और गांव में भीख मांगने लगती है। गांव के लोगों का स्वभाव बहुत ही निर्मल था, जिसके चलते वो किसी को भी घर से खाली हाथ नहीं भेजते। देखते ही देखते महीनों गुजर जाते हैं और वो रोजाना गांव में भीख मांगना शुरू कर देती है। उसके पास मंदिर में भीख मांगने से इतना धन अर्जित नहीं होता था जितना गांव में भीख मांगने से मिल जाता था। कुछ टाइम बाद मंदिर खुलने के बाद भी रमा गांव में ही भीख मांगने लगती है, जिसे देखकर पुजारी उससे बोलता है। क्या बात है रमा, आजकल आलसी भिखारन बहुत कामकाजी हो गई। अरे मंदिर खुलने के बाद भी भीख मांगने नहीं जा रही हो? हाँ पुजारी जी, क्योंकि जितना धन मैं मंदिर से भीख मांग के अर्जित नहीं कर पाती ना, उससे कई ज्यादा तो धन मैं गांव से भीख मांग कर अर्जित कर लेती हूँ, वो भी आधे समय में। आप अपनी जगह ना बिल्कुल सही थे पुजारी जी। हर इंसान को अपनी अपनी जगह अपने अपने कामों में मेहनत करनी चाहिए। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं चलता हूँ, पूजा का समय हो गया है। पुजारी इतना कहकर मंदिर की ओर निकल जाता है और भिखारन गांव की ओर। आखिर में पुजारी की बातें भिखारन पर असर कर ही जाती हैं और वो अपना आलस छोड़कर ठीक तरीके से अपने काम को करने लग जाती है। समय के साथ जमा किए हुए पैसों से वो एक छोटी सी आलू पूरी का ठेला लगाती है, जिससे वो पैसे कमाती है। साथ ही अपने जैसे भिखारी लोगों और बच्चों को फ्री में खाना भी खिलाती है, क्योंकि वो उस परिस्थिति को झेल चुकी होती है। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है। हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ घर कैसा है, मतलब ठीक तो है ना? हाँ घर तो ठीक ही है, हर जगह इतना किराया था इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है, और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना। जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता जरा बात को समझो, गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना।
बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है। वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता, तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने?
अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो, किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे तो। तेवर मेरे नहीं, आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। चंदन नगर गांव में रहने वाला बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है, आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना, इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान? और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो, मैं भले ही बोना हूँ, लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जा बोने, बहुत देखे तेरे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहां से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मरी स्टोव को क्या हो गया? कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया, इस गरीब पर कोई रहम करो। अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरी प्यारी माँ, क्यों उदास होती हो? स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू? कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने? माँ, सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है, इसीलिए सोच समझकर 2-4 सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी। जा गैस भरवाला, वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे न दब जाइयो। क्या माँ, इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियां काटने लगती है। बबलू, जिसे गांव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगो कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था, लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था, जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था, मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है, लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू, तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या, लड़की मिल जाए वही बहुत है। ऐसा काहे सोचता है बबलू?
जानता है ना, सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता, एक तो बोना ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी। मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो। राम जी सब भली करेंगे, शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ, नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई। अभी ये आधी कच्ची पकी सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी, कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा, तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा। मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है। गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहां उनकी खूब आओ भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना। नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए, मजाक मत करिए। माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है, हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ, तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बूढ़े लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसी बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है, अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा। वैसे भी कविता के काले रंग के चलते रिश्ते घर आकर लौट जाते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिटिया का तो घर ही नहीं बसेगा। जिसके बाद सुनीता सरला से ठीक से बात करने लगती है, तो वहीं कविता और बबलू भी आपस में बात करने के लिए आंगन में आ जाते हैं, जहां कविता और बबलू एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। दोनों को बातें करने पर पता चलता है कि दोनों ही समाज के बुरे बर्ताव का शिकार रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उनकी कमी के साथ अपनाते हुए वो एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी हाँ सुनकर उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं और कुछ समय के भीतर ही बोने की शादी काली कविता से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक रोज गांव की 2 लड़कियां बबलू के घर से गुजर रही थी। तभी कपड़े सुखाती कविता को देखकर वो ताना कसते हुए कहती है, ये देख, ये ही काली बनी है बबलू बोने की लुगाई। अरे अरे अरे, कितनी काली है, ये तो वही बात हो गई, बोने के हाथ काला सोना लग गया। और तुम लोग तो अब अपनी सोचो। देखो सासू माँ, क्या जमाना आ गया है, मेरे जैसी काली का घर बस गया और ये गोरियां कुंवारी घूम रही है। हाँ, काली ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सोने सी बहू लाया है। उनकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, बबलू भी गैरेज पर काम करते हुए गाड़ियां ठीक करना सीख जाता है। मेहनत से काम करके और अपने परिवार की जीविका को वो अच्छे से चलाता है
और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।